सुप्रभात। आज हम आपको पढ़ाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके गद्य के पाठ में बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार 2024 में भी पूछे गए हैं। तो जिस प्रकार ने आपने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय याद किया है, क्योंकि पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा वो तो हमारे छायावाद के स्तंभ हैं, लेकिन ये दिनकर हमारे क्रांतिकारी कवि के रूप में माने जाते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल इनका जो जन्म है आपने तो याद ही किया होगा। 1908 कहाँ हुआ था? बिहार, मुंगेर, सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। और ये भी शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। दिनकर जी कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पद पर कार्य किया। जो भी आपने जीवन परिचय को याद किया है, ठीक आप अपने स्तर से आपको उसी प्रकार से आप लिखना जैसे आपने याद किया है। ये जो मेरा स्तर है, इसमें से आपको 4-5 लाइन अगर आपको एक कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तो ऐसे एरो लगा करके ऐसे स्टार बना करके अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपकी कापी भी बढ़ जाएगी। और जो ये मूल लाइनें मैंने आपको खोज के बनाया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइन है। तो इसको बच्चों ध्यान दीजिएगा। 1952 में यह संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कब हुए? 1952 में यह संसद के सदस्य मनोनीत हुए। अभी मैं आपको और आगे जिस प्रकार से आपको कंठस्थ करना है, जिस प्रकार से आपको बिल्कुल आप वीडियो की स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको याद करने की ट्रिक, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की ट्रिक बता दूंगा कि आपको अभी तक कोई इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया होगा। मेरे बच्चों, मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही और एथेंटिक जानकारी देता हूँ। मैं बच्चों को बिल्कुल इधर उधर भ्रम में डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैंने जो चीज़ें आपके लिए बनाई है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ें हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिनकर को ज्ञानपीठ एवं पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यह भी चीज़ें आपको कंठस्थ कर लेना है। और यशोधरा के प्रकाशन ने यानी कि 1946 में दिनकर को आवेशमयता से मुक्त करके गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, यशोधरा का इन्होंने प्रकाशन किया था ना, इन्होंने जो रामधारी सिंह दिनकर हैं यशोधरा का प्रकाशन किया था। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रसमरथी है। रसमरथी में 7 सर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। जो रसमरथी है उसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। परशुराम की प्रतीक्षा है। और इस प्रकार से ये जो दिनकर का कुरुक्षेत्र है, यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये जो दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। अगर इस प्रकार से आप इसको लिखने में सफल हो जाते हैं तो फिर आप परीक्षक की क्षमता नहीं है कि आपका अंक काट सके। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था वही तो है कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का। तो उसी कुरुक्षेत्र के नाम पर ही इन्होंने अपनी रचना की है। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। क्योंकि भीष्म और युधिष्ठिर संवाद, क्योंकि भीष्म और युधिष्ठिर जब आमने सामने थे तो वही पर इन्होंने रचना का नाम दे दिया। इनकी काव्य रचनाएं रेणुका है, हुंकार है, रसमरथी है, परशुराम की परीक्षा है, रसवंती हो गई, सामधेनी हो गई, द्वंद्वगीत हो गए, और संस्कृत के 4 अध्याय हैं, अर्धनारीश्वर है। मैंने कुछ छूट गया था प्यारे बच्चों, जो मैंने हमको याद है उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ जो मैंने लिखा है रेणुका है, हुंकार है, सामधेनी है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, उर्वशी है। इसके अलावा जो छूटा हुआ है रसमरथी है, अर्धनारीश्वर है, बट पीपल है, उजली आग है, और संस्कृत के 4 अध्याय। तो इन रचनाओं को भी आपको कंठस्थ कर लेना है जो मैंने आपको बोला। संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? इनका निबंध है। संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? निबंध है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? काव्य है। ठीक है, और जो दिनकर की भाषा है वह बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नोट कर लेना। इस लाइन को भी मैं लिखने के लिए आपको भूल गया था। जो दिनकर की भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अगर इस प्रकार से आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो आप टॉप 10 में आएंगे। मेरा आशीर्वाद है प्यारे बच्चों। दिनकर की भाषा कैसी है? जैसे तुलसीदास की भाषा कैसी थी?
अवधी भाषा थी, उसे दिनकर की भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का अपनी भाषा में प्रयोग किया है। और इनका जो महत्वपूर्ण निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो आप इसको जान ही रहे हैं। और यहाँ पर रसमरथी है 1952 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखा। ये दोनों प्रबंध काव्य हैं। क्या काव्य है? प्रबंध काव्य है। रसमरथी 1952 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963। दिनकर का कुरुक्षेत्र ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है द्वंद्व गीत में जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्वंद्व गीत में जो इनकी प्रमुख रचना है द्वंद्व गीत है दिनकर का, जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है। और इस प्रकार से रसवंती में श्रृंगारिक छंद है, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था। रसवंती जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है उसमें श्रृंगारिक छंद है। और अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय जो कि निबंध है। और जो देश विदेश है रचना, यह यात्रा के रूप में है, क्योंकि जब यात्रा पर गए थे तो इसको लिखा था। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, यह अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। कौन? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जो मन में किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए, बदले की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वही है। यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कहाँ से लिया गया है? ऐसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कहाँ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर क्या है? इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दिनकर की पुस्तक है। और वहाँ से इसको लिया गया है अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर क्या है? यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्यारे बच्चों। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ को आपने पढ़ा भी है। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि आपका गद्यांश में भी यह प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न आया हुआ है। इसको आप बिल्कुल ध्यान कर लेना, एक बार पाठ का रिवीजन कर लेना, यहाँ से आपको एक गद्यांश भी मिल जाएगा। और हम चलते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल आए हुए हैं, वह है भगवत शरण उपाध्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत शरण उपाध्याय को हम आपको बता देते हैं बहुत ही संक्षेप में। आपने इनका जो है पढ़ा भी होगा जीवन परिचय। तो भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय 1910-1982 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि और उपाध्याय जी संस्कृत साहित्य के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। ठीक है, और उपाध्याय जी अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का इन्होंने सृजन किया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप उपाध्याय जी आपकी परीक्षा में बिल्कुल आए हुए हैं, इनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और 2 बार 3 बार आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, तो आप निश्चित ही अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाने में सफल हो जाएंगे। इनका जन्म उजियारपुर बलिया उत्तर प्रदेश में 1910 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1982 में हुई थी। इन्होंने भी खड़ी बोली और परिष्कृत भाषाओं में ही अपनी रचनाओं को पिरोने का कार्य किया है। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व और रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य सृजन किया है। और इसके बाद कठिन से कठिन विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी साहित्यिक विशेषता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस प्रकार से लिखने में सफल हो जाते हैं तो फिर परिचय की क्षमता नहीं है। डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। इसको मैंने स्केच से लिखा है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही सेम टू सेम उतार देना। जो आपने याद किया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय, उसको तो आपको लिखना ही है,
बाकी मैंने इन 10 पॉइंटों को आपके लिए ढूंढ करके बनाया है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्ने, कलकत्ता से पीकिंग, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास, क्या रचना है भाई, वाह। और अजंता जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पुरातत्व संबंधी यह लेख है, क्योंकि पहले प्यारे बच्चों इतिहास में आप पढ़े भी होंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं तो इस महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र अगर जाओ ना, जब जब कभी मुंबई जाना तो वहाँ उसी के पास में ही है अजंता और एलोरा की गुफाएं वहाँ पर, इसीलिए इसको पुरातत्व संबंधी लेख भी कहा गया है। ये अजंता और एलोरा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये पुरातत्व संबंधी लेख है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको दर्शाने का, और आपके पाठ में, आपकी किताब में अजंता पाठ भी है, जो कि इसमें से इसको भी आप इसको एक बार देख लेना। तो अगर इसमें से पूछता है गद्य लिखने के लिए, वो गद्य का जो उसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो अभी आप इसको अच्छी तरह से दर्शा पाएंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, और किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल मन लगा करके आप अभी से अपना रिवीजन करते रहिए, और आप निश्चित ही 96 अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे। मेरा विश्वास, मेरा आशीर्वाद है। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।